नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आज हमारी टीम मौजूद है नसरुल्लागंज तहसील के बज गांव में और यहां पर तमाम किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे, समझेंगे, उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर कौन कौन सी खास योजनाएं इस वक्त सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और हमारे किसान भाई कितनी तेज़ी से अपनी आमदनी आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, कौन सी खेती करते हैं आप? खेती तो ये सभी तरह की करता हूँ, लेकिन मैं भैंस का धंधा करता हूँ। जी बांकड़ी भैंस ले आना, ताने बना के उनको बेच देना। जी और बाकी ये भैया है मेरे साथ बड़ा वाला, वो मदद करता है। एक तो राजनीति में है, वो तो सरपंची में है। जी। सरपंच जैसा कि आपने बताया कि आप भैंस का व्यवसाय करते हैं, कितना अलग हो जाता है ये बाकी खेती किसानी की हम बात कर लें? कई किसान भाई ऐसे हैं जो कि बकरी पालन करते हैं, कई किसान भाई गाय का पालन करते हैं, गौ पालन करते हैं। कितना अलग हो जाता है ये? इसमें हमको आधा फायदा मिलता है उसमें। जी जैसे अपन आधी कीमत में लाते हैं उसको, फुल कीमत अपने को करके आधे पैसे अपने को बिल्कुल सेफ मिल जाता है भैंस में। बस यही काम मेरा चलता है। और बाकी ये भैया हम फूल का धंधा कर रहे हैं जी एक तो, और एक मेरे साथ है भैंस मेरे खेती में। दोनों बाप बेटे हम भैंस कर खेती का करते रहे, एक जो फूल का ये करते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे कि आखिर आधुनिक खेती और परंपरागत खेती में कितना अंतर है, बताइए। सर, हम तो क्या, ये खेती हमारी जो परंपरा से जो आ रही है, गेहूं चने की और सोयाबीन की खेती, यही खेती कर रहे हैं हम तो अभी फ़िलहाल में तो सर। जी और भैंस का है, थोड़ा सा भैंस का दूध भी बेच लेते हैं, बस यही है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सिर्फ एक ही ऐसा काम नहीं है जिस पर निर्भर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खेती किसानी में जो अलग अलग प्रकार से आप और आपका परिवार कर रहा है। हाँ सर, कर रहे हैं ना, कुछ लहसुन प्याज की खेती भी कर रहे हैं, भैंस गाय का भी धंधा कर रहे हैं, और ये है सोयाबीन की खेती, बस यही है सर। चलिए, जानेंगे और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर वो कौन सी खेती कर रहे हैं और किस तरीके से वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। बताइए, आप कौन सी खेती करते हैं? लहसुन प्याज की करता हूँ साहब, जी और ये भैंस की भी, जी और गेहूँ चना, खास करके लहसुन प्याज की ज़्यादा करता हूँ। जी। कितना मुनाफा हो जाता है आपको? अब उसमें कभी तो फायदा हो जाता, कभी नुकसान हो जाता। अब की साल घाटा में गई कंपनी, सब खर्चे ही नहीं हटिया बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति में किसान भाई क्या करें? अब वो तो क्या करें, ऊपर से ही भाव नहीं तो कहीं करा फिर जो है। अगले साल तो रिया भाव आपकी बिल्कुल नहीं रिया। और मूंग की खेती कर लेता हूँ थोड़े, जी ज़्यादा तो लहसुन प्याज की करता हूँ मैं। जी। आप बताइए कि आखिर आप कौन सी खेती करते हैं और कितना लाभ आप अर्जित कर पाते हैं? यही सोयाबीन गेहूँ चने की खेती है, जी और कुछ थोड़ा घना दूध का धंधा है। जी। आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से खेती की जा रही है, जैसे कि दूध के व्यवसाय में भी आप हैं, इसके अलावा आपने बताया कि और भी खेती कर रहे हैं। किसान भाई एक व्यवसाय के साथ दो दो तीन तीन व्यवसाय और जोड़े जा रहे हैं, कितना खास हो जाता है ये? हाँ, तो खास तो कई है, कई किसान फूल की भी कर रहा है, दूध के भी कर रहा है, कई लहसुन प्याज की भी खेती है, कई दूध के धंधे भी कर रहे हैं। ऐसा सभी चल रहा है, बस यही है। चलिए, और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी खेती वो कर रहे हैं। नाम बताइए आपका। लक्ष्मण बागवान। आप क्या खेती करते हैं आप? साहब सोयाबीन की करता हूँ, गेहूँ चना की करता हूँ, और साग सब्जी का धंधा करता हूँ जी। हाँ, तो हमें अपना के कभी मुनाफा मिल भी जाए, कभी नहीं भी मिले, करता है ठेठ से अपना बाप दादा पे काम कर रहा है अपन। तो साग सब्जी में कभी अच्छी भी उत्पादन हो जाए, कभी नहीं भी हो। गेहूँ चना को भी ऐसा ही है, अपना 12 महीने खर्चो पानी हट जाए, खर्चा पानी अच्छे से चल जाता है, लेकिन कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी। फायदा भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए। पानी भी अपना पास वैसे कम है, इसलिए अपना गुजारो चल रहा हो अपना। पानी की कमी है तो दिक्कत काफ़ी होती होगी। पानी कमी है तो पैदा अपनी थोड़ी कम है, बस वह चक्कर, पानी कम मिले है खेती में, इसलिए एक दो पानी हिट पाए, ज़्यादा पानी नहीं हिट पाए। तो इस परिस्थिति में किसान भाई क्या करते हैं? अब परिस्थिति में कहीं जैसे पानी है वैसी व्यवस्था रखा अपन, वैसी बेसी पैदा ले लवा, ऐसा है। और कहीं एक दो भैंस हो, उनको धंधो करना दूध को, जी। जैसे जो चल रहा होगा अपना काम।
देखा गया है आज के दौर में किसान भाई सिर्फ एक ही व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, साथ ही साथ और भी व्यवसाय किसान भाई कर रहे हैं। बताइए आप कौन सी खेती करते हैं? यही गेहूँ चने की खेती कर रहे हैं सर हम। जी। क्या रही इस बार स्थिति, मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मुनाफा हुआ नहीं। अब गेहूँ चने की खेती में तो मुनाफा है, वो सूखे की फसल है, पानी देते हैं जितने फायदा होता है, और पानी नहीं दें तो कोई फायदा नहीं होता है। कई किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि मुनाफा नहीं हो रहा है हमें। अब मुनाफा तो क्या, कई किसान भाई ये सोच रहे हैं कि एक ही साल में पूरा आ जाए, तो ऐसा मिले क्या? जी। जो ट्रैफिक मिलना का 1 एकड़ में 7 कुंटल के 20 कुंटल वही मुनाफा मिलता है। चलिए और भी किसान भाई हमारे बीच मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि आखिर आधुनिक खेती का जो परिवेश बदलता जा रहा है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका नाम? मेरा नाम है बैजनाथ सिंह झाला। बैजनाथ जी, क्या खेती करते हैं आप? मैं गेहूँ चने की खेती करता हूँ, सोयाबीन की करता हूँ, प्याज लहसुन की करता हूँ। थोड़े मैंने 1-1.5 एकड़ में नींबू भी लगा रखे हैं, बागवानी भी करता हूँ। तो अच्छी खेती, अच्छे उत्पादन के लिए खेती कर रहा हूँ, पर मेरे को अभी 2 साल से तो उत्पादन उसकी लाग लगाती नहीं निकल रही। ऐसा क्यों? भाई भाव इतने डाउन हो गए, खर्च तो ज़्यादा है और आमदनी कम हो रही है। अब गेहूँ चने में जो पैदा कर लिया, अब 5 एकड़ ज़मीन में से कितना करेंगे अपन? 2 एकड़ 3 एकड़ में आधी आधी कर लेते हैं, तो गेहूँ चना तो और पैदा हो रहा है। भाव ऐसा है जो मर गया, उससे कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी देखा जा रहा है कि किसान भाई अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं, गेहूं चने के अलावा दूसरी भी फसल उगा रहे हैं। कितना ज़रूरी हो जाता है हर जगह कोशिश करना? कोशिश तो खूब कर रहे हैं, मगर ऊपर निकले जब तो कोशिश तो हम खूब सोचते हैं। कभी पैदा भी कर लें तो उसको बेचने के लिए हमसे मार्केट दूर पड़ता है, मार्केट दूर है, बेचने की परेशानी। यहाँ जो भाव अपने गांव में जो मिल गए ठीक है, हमारे पास ना तो कोई बाहर से व्यापारी आते हैं। भाई हमको इंदौर ले जाना मंडी, यहाँ हम 10 रुपये किलो में दे रहे हैं, इंदौर मंडी लेगा उन्होंने 5 रुपये किलो दिया, देखे आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। तो मुनाफे के लिए तो सब कुछ करना है, हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, मेहनत भी करना है, पर उसकी आमदनी नहीं मिल रही सर। तो मुख्य बिंदु ये है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत आती है आप लोगों को? बड़ी दिक्कत है उसकी मोटर इनकी भी, ट्रांसपोर्ट की भी है। उसके बाद मार्केट भी हमारे यहाँ से दूर है, हम इंदौर भोपाल के अलावा दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकते। बाकी हमारे यहाँ हरदा मंडी है, नसुल्लागंज मंडी है, उसमें 10% कमीशन देना पड़ता है हमको, तो वो हमारे बस से बाहर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को नुकसान ही होता है। हाँ, अभी तो फिलहाल में तो लग रहा है फ़ायदा था हमको, फ़ायदे के लिए तो हम खेती कर रहे हैं, मगर 2 साल से हम ऐसे पिछड़ा गए हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा। पिछले साल मैंने पूरा लहसुन बेचा, 3 लाख रुपए का लहसुन 13,000 में बेच के आया। प्याज इस साल अभी प्याज थी, पूरी प्याज अभी खेत में पड़ी हुई पूरी सड़ गई। भाव है ही नहीं सर, आमदनी इतनी लग गई, 350-400 रुपये देखे किसान को। वो उनको मजदूरों से काम करवाया और उसके बाद भाव नहीं मिला तो पूरे फेंक दिए मैंने। अभी भी 50 कुंटल प्याज फेंके सर, पड़े हैं अभी भी। तो ये भी कई दफ़ा देखा गया है कि जहाँ किसान भाइयों को फ़ायदा हो रहा है तो कई ऐसे भी किसान भाई हैं जहाँ नुकसान हो रहा है। और भी यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, जानेंगे उनसे। आपका नाम? भारत सिंह राजपूत। कौन सी खेती करते हैं आप? मैं तो गेहूँ चना की करता हूँ सर जी। अधिकतर, और घर के करने वाले नहीं हैं तो हम तो गेहूँ चना बोते हैं, काट लेते हैं, हार्वेस्टर से कटवा लेते हैं, मजदूर बहुत महंगा है। आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ भाई। क्या खेती करते हैं आप? किसानी करते हैं। कौन सी फसल लगाते हैं आप? गेहूँ है, चना, जी। बस दोनों चीज़ की है। पानी की कमी है अपने पास, उस इलाका में पानी कम है, गेहूँ चने से टाइम पास हो रहा है। पानी की कमी हो जाती तो फिर क्या करते हैं ऐसे में किसान भाई? पानी क्या करते, फिर चना बो लेते हैं, एक पानी ज़बरदस्ती दे दुआ के टाइम पास कर लें, बस ये पोजीशन है। और गेहूँ की खेती, गेहूँ चना। आजकल जो खेती का परिवेश बदलता जा रहा है उससे आप कैसे देखते हैं? जो आधुनिक खेती आ गई है ये कितनी खास हो गई, कितनी लाभदायक होगी किसान भाइयों के लिए? वो तो लाभदायक है, जिसके पास है व्यवस्था पूरी वो कर पाते सब, है ना। जिसके पास व्यवस्था कम है वो अपना टाइम पास ही चल रहा है, छोटे किसान के लिए। तो कुछ नौजवान किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर खेती किसानी को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। बताइए, आपका नाम बताइए। सतीश चौहान अभी वर्तमान में मुझे चुना गया है गांव का प्रधान जी। और मैं स्पोर्ट्स से भी हूँ और यहाँ पे मैं फूलों की खेती कर रहा हूँ मनोज भैया से प्रेरणा लेकर, इन्हें प्रेरित किया है मुझे। और यहाँ पे जो हमारी फूलों की खेती हो रही तो इंदौर और भोपाल के बीच में ऐसी कोई सी वैरायटी नहीं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम इंदौर भोपाल का काम यहीं से बैठे बैठे करते हैं। अच्छे मार्केट हमने घर से ही मार्केट बना रखा है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं बाज़ार में। ऑर्डर आते हैं हमारे पास 2000, 3000, 1100 से कोई सा भी कम ऑर्डर नहीं आता है।
और हम बहुत अच्छी बरमाला बना के देते हैं। नेचुरल फ्लावर डेकोरेशन का पूरा लगभग सभी प्रकार का काम करते हैं यहाँ पे जी। और मैं चाहता हूँ गाँव के जितने भी किसान हैं प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि एक जीरो बजट से खेती हो सकती है हमारे पास। जैसे कि एप्पल बोर है और भी बहुत सारी वैरायटी है कि हम जीरो बजट से खेती कर सकते हैं और एक एक एकड़ में अगर लगाएंगे तो सभी किसानों को फ़ायदा होगा। आधुनिक खेती में सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। अभी जैसे कि नींबू का भाव बहुत अच्छा था, लेकिन हम कई बार अच्छी क्वालिटी का पेड़ नहीं लगा पाते हैं, उसकी वजह से हम मुनाफा नहीं ले पाते मार्केट के अंदर। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। इसके अलावा फूलों की खेती में क्या समस्याएं आपको आती हैं, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि फूलों की खेती में सही वक्त पर फूल का बाजार में पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आप ही के गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बाज़ार दूर है काफ़ी, इसलिए हमने बाज़ार में जाना समझे ही नहीं कभी भी कि मार्केट में जाके हम फूल तुलवाएं, क्योंकि इंदौर भोपाल इतनी दूर है यहाँ से कि अगर हम फूल तोड़ के रखेंगे तो फूल की क्वालिटी मतलब गर्मी की वजह से फूल डाउन हो जाएगा, लूज पड़ जाएगा, वो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए हम यहीं से मार्केट करते हैं सिर्फ मात्र ऑर्डर पर, और बाकी टाइम हम पहुँचाते भी नहीं कहीं पे। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत तो आती है यहाँ पे। चलिए, दिक्कतें तो है, लेकिन दिक्कतों के साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी है, जिसके माध्यम से लगातार खेती किसानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? रामकृष्ण डोड। रामकृष्ण जी, बताइए कौन सी खेती करते हैं आप? सोयाबीन, गेहूँ, चने, जी। इसके साथ भैंस पालन, गाय पालन ये करते हैं। दूध बेचते हैं, भैंस भी बेच देते हैं नग से, जी। ये काम करते हैं। मुनाफा होता है भैंस पालन में आपको? जी हाँ, होता। आधा मुनाफा होता है जी। दूध में, जैसे बाकड़ी भैंस लेते हैं तो उसमें भी आधा मिलता है, जी। ऐसा। और इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई ये भी फूलों की खेती कर रहे हैं, अलग अलग खेती कर रहे हैं, अलग अलग फसल उगा रहे हैं। क्या सोचना है आपका? सर वो अच्छा काम है, करना चाहिए। आपको प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है, अब आपके ऊपर कितना दायित्व हो जाता है? सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं लाई गई हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा और कैसे किसान भाइयों को जागरूक करेंगे? सर अभी जो शासन प्रशासन की योजना ज़मीन स्तर पे उतारना बहुत ज़रूरी है। शासन तो पूरी योजना दे रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उतार नहीं पाते। जैसे कि खेतों की सड़क की परेशानी होती किसानों को सबसे अधिक। अगर हम सभी किसानों की खेतों की सड़क बना दे तो दिक्कत नहीं आएगी कोई सी भी फसल लगाने में या खेती करने में। और जैसे कि सरकार ने भी प्राकृतिक खेती के लिए निकाली है एक योजना, और बहुत अच्छी है, जिससे 1 एकड़ 2 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं जीरो बजट में। उससे एक ही बार आपको फसल लगाना है, लेकिन जीरो बजट में फसल चलेगी। उससे मतलब किसानों को ज़्यादा मुनाफा होगा जीरो बजट की खेती में, और इससे हमें बीमारियां नहीं होगी प्राकृतिक खेती में, और पौष्टिक आहार मिलेगा हमें। हम रासायनिक चीज़ों को बाज़ार में लाकर रासायनिक चीज़ों को खेतों में छिड़काव कर कर गुणवत्ता वहीन कर देते फसलों की। उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि फसलों में ऐसे केमिकल नहीं डालना चाहिए जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन ये सारी जानकारी किसान भाइयों तक कैसे पहुंचाएंगे? हम पहुंचाएंगे गांव में। सरकार की योजना अभी जो चल रही है वर्तमान में, प्राकृतिक खेती बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी की तरह, जैसे कि छिड़काव केमिकल छिड़काव ना करना, यूरिया डीपी ना करना, गोबर पशुओं केचुए का खाद उपलब्ध कराना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं यहाँ पे। और कम से कम अगर हमने 1-2 एकड़ में भी आरंभ किया तो इसका हमें फ़ायदा मुनाफा बहुत ज़्यादा मिलेगा। बाज़ार में मार्केट में रेट बहुत अधिक रहेगा। जैसे कि अभी मूंग की खेती चल रही गर्मी में, तो उसमें सबसे ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग होता है जो बहुत ही हानिकारक है जी। वर्तमान में। अब डॉक्टरों को तो मालूम नहीं है कि इनसे कितना नुकसान है कितना फ़ायदा। वो यही बोलते हैं कि मूंग का सेवन करना चाहिए बीमार व्यक्ति को, लेकिन वास्तविकता है कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का मूंग अभी बाजार में चल रहे दवाई अधिकतर छिड़काव की वजह से। अगर प्राकृतिक खेती होगी तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा सभी का, और किसान भाइयों को मुनाफा होगा और मुनाफा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि प्राकृतिक खेती करें, स्वच्छ खेती करें, इससे किसान भाइयों को मुनाफा भी मिलेगा। और भी किसान भाई हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसान भाई कौन सी खेती कर रहे हैं और आधुनिक खेती को देखते हुए उनका क्या सोचना है। आधुनिक खेती को लेकर आपका क्या सोचना है और अपना नाम बताइए। सुरेश बागवान नाम है मेरा जी। आधुनिक खेती तो हम भी करना चाहते हैं कि सभी चीज़ें लगाना चाहते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन पानी की कमी होने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इनमें पानी 12 महीने हमेशा ही चाहिए। लेकिन अब पानी नहीं होने के कारण सोयाबीन गेहूँ चने की फसल लेते हैं हम।
सोचते हैं कि कुछ करें, लेकिन अब करने के लिए पानी होना ज़रूरी है। अब वो हमारे पास है नहीं फ़िलहाल में। जी। अब ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या कर सकते हैं? क्या पानी के जो स्रोत हैं उसके लिए क्या प्रयास करेंगे अब आप लोग? पानी के लिए प्रयास तो बहुत किया है, अब क्या प्रयास करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने कम से कम 30 ट्यूबवेल लगवा चुका हूँ खेत में, लेकिन उनमें 1 इंच भी पानी नहीं निकला है अभी तक। तो अब क्या है, जो भी है गुजारा कर रहे हैं, गेहूँ चने की खेती कर लेते हैं, सोयाबीन बो लेते हैं। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा उन्हें उतना नहीं मिल पा रहा है। तो कई ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि खेती किसानी में नवाचार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी वो सभी लोग हासिल कर रहे हैं। तो कई ऐसे किसान भाई हैं जो कि पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि खेती किसानी करनी है तो जल प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि अब आपको प्रधान का एक दायित्व दिया गया है, किसान भाइयों की बड़ी समस्या है पानी की, कैसे दूर करेंगे और सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए इस दिशा में? सरकार के द्वारा यहाँ पे घोघरा डैम है, तो उससे आधा गांव लगभग हो चुका है, और हम चाह रहे हैं कि जो एक और नहर का माइनर हम लाके आधा गांव की ओर सिंचाई करवा सकते हैं। और सरकार ने अभी छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना है नर्मदा में यहाँ पे बनाई है, जो 450 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिससे हर एक किसान को एक हेक्टेयर के अंदर एक कनेक्शन दिया जाएगा। मतलब पर्याप्त सभी किसानों को पानी दिया जाएगा, और वो ड्रिप से पानी दिया जाएगा। मतलब बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना सुचारू रूप से चल रही है युद्ध स्तर पे, और आने वाले भविष्य में 1 या 1.5 वर्ष के अंदर अंदर सभी किसानों को पर्याप्त पानी मिल जाएगा। तो ये माना जा सकता है किसान भाइयों की जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी? पूर्ण रूप से दूर होगी, हर स्थिति परिस्थिति में दूर होगी। इतना सरकार प्रयास कर रही है, और हम लगभग 6 महीने 4 महीने के अंदर आधा गांव जो हमारा असिंचित है नहर विभाग से, उसको भी सरकार को हमने अवगत करा दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है, और बहुत जल्दी 4 महीने के बाद हमें आधे गाँव में नहर का पानी मिल जाएगा घोघरा डैम द्वारा। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि कहीं किसान भाइयों की परेशानी है तो सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, और जल्द से जल्द उन प्रयासों के जरिए ही किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चौपाल चर्चा के आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण दलहन है। इसका व्यावसायिक उपयोग तिलहन के रूप में भी किया जाता है। इसमें 40 से 50% तक प्रोटीन और 20 से 22% तक तेल की मात्रा उपलब्ध है। इसके प्रयोग से शरीर को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन की खेती अत्यधिक लाभप्रद हो सकती है। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में इस वर्ष बोवनी की तिथियों में भिन्नता देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन फसल 4 सप्ताह की, जबकि कुछ क्षेत्रों में 2-3 सप्ताह की हुई है। अतः उक्त परिस्थिति में सोयाबीन कृषकों के लिए कार्य अपनाने की सलाह है। कई क्षेत्रों में लगातार कई दिनों से अत्यधिक वर्षा होने के समाचार हैं, अतः अपने खेत से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहां फसल 15-20 दिन की हो गई है और अभी तक किसी भी प्रकार के खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया है, सलाह है कि सोयाबीन फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित खड़ी फसल में उपयोगी किसी एक रासायनिक खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। सोयाबीन की बोवनी करते समय यदि आपने बोवनी पूर्व या बोवनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का छिड़काव किया है, 20-30 दिन की फसल होने पर डोरा या कुल्पा चलाएं। जिन्होंने बोनी पूर्व या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशकों का अभी तक प्रयोग नहीं किया है, सलाह है कि अनुशंसित कीटनाशकों के साथ संगतता पाए जाने वाले खरपतवार नाशक एवं कीटनाशकों में से किसी एक को मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। कीटनाशक क्लोरिंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या क्विनाल्फॉस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकर्ब 15.8 SC 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। खरपतवार नाशक इमाजेथाबायर 10 SL 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्विजलोफॉप इथाइल 5 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। जहां पर फसल 15-20 दिन की हो गई हो,
पत्ती खाने वाले कीटों से सुरक्षा हेतु फूल आने से पहले ही सोयाबीन फसल में क्लोरिंट्रानिलीप्रोल 18.5 एससी 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। इससे अगले 30 दिनों तक पर्णभक्षी कीटों से सुरक्षा मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन फसल में तना मक्खी का प्रकोप होने के लक्षण देखे गए हैं। इसके नियंत्रण हेतु सलाह है कि पूर्व मिश्रित कीटनाशक थायोमिथॉक्सम 12.60% प्लस लैम्बडा साहेलोथ्रिन 9.50% ZC 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में तंबाकू की इल्ली का प्रकोप होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इसके नियंत्रण हेतु किसी एक कीटनाशक का छिड़काव करने की सलाह है। इससे पत्ती खाने वाली अन्य इल्लियां, चने की इल्ली या सेमीलूपर इल्ली का भी नियंत्रण होगा। लैम्बडा साहेलोथ्रिन 0.490 CS 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या क्विनालफॉस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इमामेक्टिन बेंजोएट 0.190 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या ब्रोफ्लानिलिडे 300 mc 42 से 62 ग्राम प्रति हेक्टेयर या फ्लूबेंडियामाइड 20 WG 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर या फ्लूबेडियामाइड 39.35 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्प 15.5 SC 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या प्रोफेनोफॉस 50 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या स्पाइनेटोरम 11.7 SC 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या टेट्रा निलीप्रोल 18.18 SC 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। कुछ क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है। कृषकों को सलाह है कि नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल 5% EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। सोयाबीन की खड़ी फसल में उपयोगी अनुशंसित खरपतवार नाशकों की सूची। बोवनी में 10-12 दिन बाद POE क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 25 WP प्लस सर्फेक्टेंट मात्रा 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर, बेंटाजोन 48 SL मात्रा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, क्विज़ालोफॉप इथाइल 5 EC मात्रा 0.75 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, क्विज़ालोफॉप P इथाइल 10 EC मात्रा 375 से 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, फेनॉक्सीफॉप P इथाइल 9 EC मात्रा 1.11 लीटर प्रति हेक्टेयर, क्विज़ालोफॉप P टेफ्यूरिल 4.41 EC मात्रा 0.75 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, फ्लूआजिफॉप P ब्यूटाइल 13.4 EC 1 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर, हेलॉक्सीफॉप R मिथाइल 10.5 EC मात्रा 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर, प्रोपोक्विज़ाफॉप 10 EC 0.5 से 0.75 लीटर प्रति हेक्टेयर, फ्लूथियासेट मिथाइल 10.3 EC मात्रा 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, क्लिथोडियम 25 EC मात्रा 0.5 से 0.75 लीटर प्रति हेक्टेयर। पूर्व मिश्रित खरपतवार नाशक POE
फ्लोआजिफॉप पी ब्यूटाइल प्लस फोमेसोफेन मात्रा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। इमाजिथापायर प्लस इमेजामॉक्स मात्रा 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रोपोक्विजाफॉप प्लस इमाजिथापायर मात्रा 2 लीटर प्रति हेक्टेयर। सोडियम एसिफ्लोरोफेन प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोपार्किल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। फोमेसोफेल प्लस क्विजालोफॉप इथाइल मात्रा 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। क्विजालोफॉप इथाइल प्लस क्लोरीम्यूरॉल इथाइल प्लस सर्फेक्टेंट मात्रा 375 मिलीलीटर प्लस 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और आज हम नसरुल्लागंज तहसील के छिदगांव मोजी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान के तौर पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूँ, उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि आखिर सोयाबीन की उन्नत पैदावार के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं। तो गगन खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन। नमस्कार साहब, नमस्कार, राम राम। तो गगन जी, सबसे पहला सवाल यही है सोयाबीन की खेती के लिए कि आखिर किसान भाई बम्पर पैदावार के लिए क्या करें। सोयाबीन की बम्पर पैदावार के लिए गर्मी से ही तैयारियां चालू करना रहता है। गर्मी में गहरी जुताई करना और जैसे ही वर्षा का आगमन होता है समतल पाटा चला के ज़मीन को बराबर करना और जब 3 से 4 इंच गहराई तक पानी पहुंच जाता है वर्षा का, इसके बाद बुआई करना। और बीज उपचार, सोयाबीन के लिए बहुत सारी बातें हैं जो सोयाबीन की बेहतर पैदावार के लिए काम आती हैं। उसमें बीज उपचार, सही बीजों का चयन, आजकल भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे नए बीजों को लाया गया है। उन सारे बीजों को, बीज का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए, बीज उपचार सही तरीके से होना चाहिए। आजकल बोनी के लिए मेड़ वाली पद्धति वाली जो रिज एंड फेरो पद्धति है, उस पद्धति से खेतों की बोनी करना चाहिए। उर्वरक के लिए सीड कम फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए और जो आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं उनका उपयोग करके सोयाबीन की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। और सोयाबीन की पैदावार के लिए बहुत सारी बातें आवश्यक है। उन सब बातों का यदि किसान ध्यान रखे तो सोयाबीन की बेहतर पैदावार आ सकती है। जी बिल्कुल, आधुनिक खेती की हम बात करेंगे तो आपने यहाँ पर एक आधुनिक खेती का भी जिक्र किया कि नए यंत्रों के साथ जो नई पद्धति है वो किसान भाई अपना सकते हैं। आधुनिक खेती में कौन कौन सी विधियाँ हैं जो कि आप प्रयोग में लाते हैं? जैसे जो आजकल जो रेज एंड फेरो पद्धति है, जिसकी द्वारा जो बीज को बोया जाता है, वो पहले जो अपन सीड ड्रिल के माध्यम से बीज बोते थे उसमें पाटा चलाते थे। इसके बाद पानी जब ज़्यादा हो जाता था तो सोयाबीन उग ना पाती थी। आजकल जो रेज एंड फेरो पद्धति है, इस पद्धति से पाल बना के पाल के अंदर बीज डाला जाता है, उससे पूरा 100% अंकुरण होता है। जी। बीजोपचार की यदि हम बात करें तो बीजोपचार आखिर सोयाबीन में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बीज उपचार सोयाबीन के लिए बहुत आवश्यक है। बिना बीज उपचार के सोयाबीन की फसल को कीट खा जाते हैं, फंगस लग जाता है, तो बीज उपचार अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक किसान को बिना बीज उपचार के बीज की बुआई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी। और यदि उन्नत किस्मों की हम बात कर लें तो सोयाबीन की उन्नत किस्में आखिर कौन कौन सी हैं? सोयाबीन की आजकल नई वेराइटियाँ 1135, 2098, 1516, 2034, 9560 सोयाबीन की भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी उन्नतशील किस्में हैं। अभी जो नई आई है ये बहुत बढ़िया किस्में हैं जो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती हैं। जी। और किसान भाइयों तक कैसे जानकारी पहुंचती है नई किस्मों की? आजकल तो भारत सरकार की तरफ से किसान ऐप जो चालू हो गए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज भी सारे दे रहे हैं और ब्लॉक ऑफिस से भी ग्राम सेवक लोग भी आके किसानों को समझाते हैं। तो सब किसान लोगों को इस तरह की जानकारी मीडिया पे भी आ रही हैं और जो चैनल हैं, इन सब चैनलों पे, जैसे आपका दूरदर्शन पे ही जो शाम को 7 बजे किसानी का जो कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम को यदि किसान देखे तो बहुत सारी चीज़ों, जो आधुनिक चीज़ें हैं, उनको सबको सीख सकता है। इसके पहले आपने आधुनिक कृषि यंत्रों की भी बात की थी, तो सोयाबीन की खेती में आखिर कौन से आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं आप?
सोयाबीन में आधुनिक कृषि यंत्र में जैसे आजकल जो पहले हाथ का जो स्प्रेयर आता था जिसको हाथ से दवाई देते थे, आजकल पावर स्प्रेयर आ गया है। और आगामी जो नया समय जो आने वाला है इसमें तो ड्रोन चलने वाले हैं। तो यदि ये ड्रोन की से स्प्रे होगा तो ये सब आधुनिकता की ओर अग्रसर कर रहे हैं और ये आधुनिकता की चीज़ें हैं सब। और इन सब चीज़ों का यदि उपयोग करें तो बहुत लागत में कमी आती है और उत्पादन अच्छा होता है। आज के दौर की हम बात करें तो कई ऐसे नौजवान किसान हैं जो कि सोयाबीन की खेती के साथ अन्य खेतियों में भी आते हैं। जब आपके पास आते हैं तो क्या सवाल रहते हैं किसान भाइयों के कि आखिर अच्छी पैदावार के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज का चयन किया जाए और अंतर्वर्ती फसलों का भी उपयोग करना चाहिए। सोयाबीन के साथ मक्का बुआ सकती है, सोयाबीन के साथ बाजरा बुआ सकता है, सोयाबीन के साथ तिल्ली बुआ सकती है। यदि आदमी अंतर्वर्ती फसलों का के साथ में लाल तुअर भी बुआ सकती है। तो इन सब फसलों को साथ में यदि आदमी बुआई करता है तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है, किसान को बहुत फ़ायदे में हो सकता है। जी, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि अच्छे मुनाफे के साथ साथ स्वस्थ फसल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फसलें स्वस्थ रहे और उत्पादन बेहतर रहे, बीमारियों से बचाने के लिए क्या शुरुआती दौर में भी जानकारी मिल सकती है किसान भाइयों को? हाँ, जानकारियाँ तो शुरुआती दौर में मिलती है। किसान अपने खेत की तरफ प्रतिदिन ध्यान रखता रहे। और सोयाबीन में खरपतवार नाशक सबसे मेन बीमारी होती है। यदि खरपतवार है तो बीमारियाँ ज़्यादा लगती है और यदि खरपतवार मुक्त यदि अपनी खेती हो जाती है तो सोयाबीन की फसलों में ज़्यादा वो लगता नहीं है। वर्षा आधारित फसल है, प्राकृतिक फसल है ये। जी। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि वर्षा आधारित फसल ये आपने पहले ही साफ कर दिया है, लेकिन सिंचाई प्रबंधन इसके अलावा और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? वैसे सोयाबीन की फसल में सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता कम ही रहती है। हम लोग वैसे धान भी लगाते हैं लेकिन धान में सिंचाई की आवश्यकता होती है। सोयाबीन में तो बिल्कुल सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभार 10-15 सालों में एक आध बार ऐसा मौका आता है जब सिंचाई की आवश्यकता सोयाबीन की फसल में पड़ती है। तो ये माना जा सकता है कि सोयाबीन की फसल किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा हो सकती है। सिंचाई का भी पैसा बच जाता है, इसके अलावा प्राकृतिक खेती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, सोयाबीन की फसल किसान के लिए मुनाफे का सौदा है और हो सकती है। लेकिन उसके लिए सब किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कई सारी बातें हैं, उसमें उन सब का ध्यान रखें। सही बीज का चयन करें, बीज उपचार करें, खरपतवार का नियंत्रण करें और सही समय पे सही दवाओं का उपयोग करें। और यदि इन सब बातों को ध्यान में रख के किसान यदि सब काम करता है तो निश्चित तौर पे सोयाबीन की फसल किसान के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगी। वैसे तो सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि खेती किसानी को बढ़ावा मिल सके, लेकिन बीजों के चयन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर कितना सफल नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, बीजों के चयन के लिए तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बीज निगम खोल रखे हैं, ब्लॉक ऑफिस खोल रखे हैं। आजकल तो कई प्राइवेट संस्थाएं खोल रखी हैं, सेवा सहकारी समितियां बना रखी है जो बीजों का चयन और बीज अच्छे ब्रीडर बीजों को बोके और किसानों को सर्टिफाइड बीज प्रदान करती है। तो इन सब बातों का किसान ध्यान रखे और इन सब बातों की तरफ अग्रसर हो तो बीज का चयन अच्छे से कर सकता है। जी, केवीके की हम बात कर लें, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी रिसर्च की जाती है, तमाम कोशिशें की जाती हैं कि किसान भाइयों तक अच्छी बीज पहुंचे, अच्छी किस्म की फसल पहुंचे। कितना सहायक होता है किसानों के लिए? किसानों के लिए सहायक तो बहुत है। आजकल किसान पुरानी पद्धति को छोड़ के आजकल हम नौजवान लोग किसानी कर रहे हैं। तो नौजवान लोग सारे लोग मोबाइल से टच होके कृषि विज्ञान केंद्रों में जाके भी समझ सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति थी कि आदमी जा नहीं पाता था। आज जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कृषि विज्ञान केंद्र है, एक सेवनिया में कृषि विज्ञान केंद्र है, रहटी में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो इन सब जगह जाने के बाद ही सब बातें आदमी सीख लेता है और ग्राम सेवक लोग इस बारे में आदमी को गाइड कर रहे हैं। जी जी जी। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, खेतों की तैयारी के लिए क्या कोशिशें रहती है आपकी? भूमि का चयन आखिर कैसे होना चाहिए? मिट्टी कौन सी खास रहती है? मिट्टी सोयाबीन की फसल में जिसका पीएच मान 7 के आसपास होता है वो मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और सोयाबीन की फसल में मिट्टी को आपको गर्मी में गहरी जुताई अत्यंत आवश्यक है। यदि गहरी जुताई अपन करते हैं तो सोयाबीन की फसल में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। जी,
और ये भी माना जाता है जिस तरह से बीज लगाए जाते हैं पर्याप्त दूरी भी होनी चाहिए उसमें। हाँ, सोयाबीन की फसल में बीजों में बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। कतार से कतार की दूरी भी बहुत मायना रखती है। इन सब बातों को आदमी ध्यान में यदि रखता है तो सोयाबीन की फसल बिल्कुल सही कहा आपने। बीजों को कतार से कतार की दूरी का अंतर भी रखना चाहिए और बीज से बीज की दूरी का भी अंतर आवश्यक है। जी कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि इस तरह से खेती नहीं कर पाते या उनको जानकारी का अभाव रहता है। ऐसे में साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि जब फसल अच्छी नहीं उगती तो उसके कुछ ये कारण भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, यदि फसल का अंकुरण व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा तो उत्पादन पे जरूर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण को लेकर और क्या कुछ जो किसान भाई आते हैं उनको क्या जानकारी देते हैं आप? खरपतवार नियंत्रण के लिए आजकल बुआई के तुरंत उपरांत 48 घंटे में भी पेंडामेथिलिन नाम की दवाएं हैं जो छिड़काव यदि किसान करता है तो कोई खरपतवार नहीं उगता है। इसके बाद उससे बुआई के 15 से 20 दिन के अंतराल में आदमी यदि नींदानाशक का उपयोग करता है तो वो भी खरपतवार को पूर्ण रूप से नियंत्रण करती है। तो कितना वक्त हो गया अभी इस फसल? ये मेरी फसल को बोए हुए लगभग 12 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं और अब इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाई का उपयोग करना है हमें। जी। कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे? दवाई तो एक सकड़ी पत्ती के लिए खरपतवार नाशक आता है, एक चौड़ी पत्ती के लिए आता है। दोनों खरपतवार नाशकों को मिला के उन दोनों का उपयोग हम इसमें करेंगे। जी। इसके अलावा रोगों की हम बात करें तो कौन से वो कीट होते हैं जिनसे फसलों को बचा कर रख सकते हैं किसान भाई? सोयाबीन में प्रत्येक 15 से 20 दिवस के अंदर कीटों का परिवर्तन आता है। जैसे ही सोयाबीन की फसल लगभग 1 माह की हो जाती है तो सेमी लूपर इल्ली का अटैक होता है। तो उस सेमी लूपर इल्ली के लिए क्लोरोफास साइफरमेथिन और प्रोफेनोफास साइफरमेथिन और इन दवाइयों से वो इल्ली कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद फिर चक्रभंग इल्ली, काली इल्ली, ये सारी इल्लियाँ का भी अटैक रहता है। सोयाबीन में लगभग 4 बार के आसपास रासायनिक जो दवाई हैं, जो इल्ली नाशक हैं, उन दवाइयों का छिड़काव हमें करना होता है। जी। एक जनमानस का सवाल, लोगों का जुड़ा हुआ ये सवाल है कि जिस कीट के लिए आप जिस केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, दवाई का उपयोग कर रहे हैं, क्या उसका फसल पर भी प्रभाव पड़ता है? निश्चित तौर पे फसल पे प्रभाव तो पड़ता है। यदि भारत सरकार इस विषय में ज़्यादा खोज करे, जो तकनीक इजराइल में आज के समय में अपनाई जा रही है, उन जैविक दवाओं का यदि हमारे देश में भी उपयोग होने लगे, उसके लिए भारत सरकार को, किसानों को ज्ञान देना पड़ेगा। किसानों को उन सारी कंपनियों को लाना पड़ेगा जो कंपनियां इस और कार्य कर रही हैं। रासायनिक दवा से निश्चित तौर पे नुकसान तो होता है, डालने वाले को भी नुकसान होता है और फसल में भी जो एक साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो निश्चित तौर पे होता है। उस साइड इफ़ेक्ट को लेकिन अभी किसान की मजबूरी है कि उसको उन दवाओं को ही देना होता है। इसके अलावा क्या कोई प्राकृतिक ऐसा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से कीटों को नष्ट किया जा सके? प्राकृतिक रास्ते में तो नीम का यदि घोल बना लें, कुछ पुरानी जो पद्धति है, जिन पद्धतियों से हमारे पूर्वज लोग खेती करते थे, नीम का घोल बना के नीम का छिड़काव करना, मट्ठे को सड़ा के मट्ठे के अंदर खाद वाद डाल के और मट्ठे को सड़ा के मट्ठे में नीम की निमोली डाल के, इस टाइप का पुराने हमारे जो पूर्वज लोग उस टाइप की खेती करते थे, उसमें उन दवाओं का छिड़काव भी कर सकते हैं। कई मर्तबा होता है, हम लोग को भी उन दवा का उपयोग कभी कभार करने का प्रयास करते हैं। पर यदि भारत सरकार अपनी जैविक की ओर यदि अग्रसर होगी तो इससे किसानों को बहुत बेनिफिट होगा, डालने वाले को बहुत बेनिफिट होगा। डालने में भी किसान के ऊपर वो दवा का, मजदूर के ऊपर उन दवाओं का असर आता है और या तो स्किन में जलन करना, तो बहुत सारी बातें हैं वो उसकी वजह से होता है। जी। तकरीबन 15 से 20 दिन जैसा कि आपने बताया इन फसल को हो गया है। इसके बाद 1 महीने के बाद क्या आखिर क्या तैयारी रहेगी? 1 महीने के बाद देखिए, खरपतवार नियंत्रण तो हो ही जाता है दवाइयों के माध्यम से। खरपतवार के बाद मजदूर से यदि कोई खरपतवार रह जाता है तो मजदूर से उसकी निदाई करवाई जाती है। इसके बाद दवाइयों का उपयोग करके
उसमें टॉनिक दे के, उसमें खाद का छिड़काव करके, ये सब बातें हैं। और इसके बाद दवाई तो लगभग 3 से 4 बार सोयाबीन की फसल में दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। प्राकृतिक खाद आखिर कैसे किसान भाई दे सकते हैं और कौन सी नए तरीके इसमें आ चुके हैं कि उसके माध्यम से आप प्राकृतिक खाद तैयार कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो मवेशी का गोबर है, इस गोबर को हम केचुआ डाल के जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। मैं उस टाइप की खेती करता हूँ। मैंने जैविक खाद का जो प्रभाव है वो रासायनिक खाद से कई गुना बेहतर है और फसल में कीटों का प्रबंधन, कीटें भी उसमें कम लगती है। और रासायनिक खादों में एक चीज़ यदि अपन डालेंगे तो उसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं किसानों को इस ओर अग्रसित करूंगा कि वो निश्चित तौर पे गोबर की खाद को केचुए से प्राकृतिक खाद में परिवर्तित करके उस खाद का उपयोग खेतों में करे, तो वो फसल उसकी बहुत अच्छी पैदा होगी। जी, दोनों खाद का जैसे आपने बताया कि रासायनिक खाद जो है वो फसलों के लिए भी ठीक नहीं होती और इंसानों के लिए भी ठीक नहीं होती, लेकिन जैविक खाद की हम बात करें तो कितना दाम ज़्यादा लगता है किसान भाइयों का, वक्त भी ज़्यादा लगता है। अब ऐसे में किसान भाई यही सोचते हैं कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो खाद जल्दी डल जाए और उससे मुनाफा ज़्यादा मिले किसान भाइयों। देखिए, जल्दी डालने के हिसाब से तो रासायनिक खाद का अपन उपयोग कर सकते हैं। बाकी यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जैविक खाद आपको रासायनिक खाद से सस्ता ही पड़ेगा। आपके घर का यदि किसान लोग चाहें तो अपने घर में गाय भैंसों का वो गोबर को इकट्ठा करके और उन सब को बना के यदि प्राकृतिक खाद को बनाएं केचुआ डाल के, तो वो रासायनिक खाद से तो सस्ता ही पड़ता है और उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। निंदाई या गुड़ाई की हम बात कर लें तो क्या कितना खास हो जाता है निंदाई गुड़ाई, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? निंदाई गुड़ाई में तो यही सावधानियां कि मजदूरों से यदि अपन निंदाई गुड़ाई कराएं तो पूरे जब तक 4-4, 6-6 पत्ती का वो नहीं होता है घास, तो 4-4, 6 पत्ती के बाद ही जब तक हाथ में आने वाला घास ना हो, इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो पता लग रहा है कि छोटा घास भी रह गया नीचे, आपने ऊपर बड़ा बड़ा घास निकलवा दिया फिर छोटा रह गया। तो आदमी को उस अवस्था में निंदाई कराना चाहिए जब घास पर्याप्त मात्रा में हाथ में आने लायक 4-4, 6-6 पत्ती की अवस्था में हो जाता है, तब आदमी निंदाई कराए तो उसका फ़ायदा रहता है। तो ऐसे जो मजदूर रहते हैं उन्हें पहले जानकारी दी जाती होगी? हाँ बिल्कुल, जानकारी सर्वप्रथम तो वो जानकारी को किसान को ही रखना पड़ता है। किसान यदि वो जानकारी रखेगा तो वो मजदूर को वो जानकारी प्रेषित करेगा। चलिए अब प्राकृतिक खेती की बात कर लेंगे कि आखिर किसान भाई प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते हैं और जो नौजवान किसान भाई इस वक्त खेती करना चाहते हैं वो कैसे प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। जी देखिए, मैं सारे मेरे किसान बंधुओं को यही निवेदन करूँगा, उत्पादन की ओर ना जाएं और प्राकृतिक खेती की ओर जाएं। उत्पादन आज ज़रूर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन प्राकृतिक खेती करने के बाद उससे जो होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभाव से अपन किसान लोग भी बचेंगे, अपना खेत भी बचेगा, मिट्टी सुरक्षित रहेगी, खेत सुरक्षित रहेगा, अपन सब सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा तो यही संदेश है, हर किसान को मैं कहना चाहता हूं कि वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। मैं खुद भी प्राकृतिक खेती करता हूं और जिससे मेरे को लाभ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो लाभ यदि आपको अर्जित करना है तो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा तमाम विषय पर बहुत बारीकियों से सवालों के जवाब दिए गगन जी, और आपने वक्त साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। तो किसान भाइयों, यदि सोयाबीन की खेती आपको करना है, बम्पर पैदावार हासिल करना है, तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं कम से कम लागत में।